मैं प्रोफेसर गौरव रावल, मैं पिछले 17 वर्षों से महाविद्यालय में अध्यापन करता हूं और पिछले 8 वर्षों से पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं साइबर अपराध और उनके विवेचना से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए। आज हम क्यों आए हैं कि साइबर अपराध सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सामाजिक जितनी भी गतिविधियाँ आजकल पूरा का पूरी समाज उठकर आ गया है सोशल मीडिया पर। तो चाहे हमारे कोई महिला मित्र मंडल के ग्रुप हों या हमारे कोई सामाजिक हमारे ग्रुप हों या कोई हमारे शैक्षणिक ग्रुप हों, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हों, रिश्तेदारों के ग्रुप हों, वो सब सोशल मीडिया पर है। पर क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर इन ग्रुपों को बनाने के क्या नियम हैं? अगर कोई व्यक्ति को आप 3 बार से ज़्यादा आपके ग्रुप में ऐड करते हो या किसी व्यक्ति को 3 बार से ज़्यादा फेसबुक पर आप रिक्वेस्ट भेजते हो, जो व्यक्ति ही या शी या वो महिला या वो पुरुष आपका मित्र बनने को तैयार नहीं है और वो डिनाई करता है, फिर भी आप अगर ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हो, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा और इस पर कार्रवाई होगी। किसी व्यक्ति को आप आधी रात को हेलो हाय भेजते हो, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, अननोन व्यक्ति को, यहाँ पर हमारे पास एक इसमें साइबर अपराध में एक शब्दावली जिसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को सर्विलेंस पे लेना। अब साइबर के केस में, हम कंप्यूटर के केस में, इंटरनेट के केस में, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन स्टॉकिंग। मतलब किसी की ऑनलाइन उपस्थिति देखना कि कौन कितनी रात्रि तक ऑनलाइन है, कौन कितनी रात्रि तक किससे चैट कर रहा है, और उसको उस समय पर, उस समय विशेष पर उसको हाई भेजना, उसको रिक्वेस्ट भेजना, जो कि आपका अपरिचित है, जो आपको जानता नहीं है। ये साइबर स्टॉकिंग में आएगा और इस पर साइबर अपराध कायम होता है। चूंकि हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो हमारा आईटी एक्ट है, वो भी पूरी तरह अभी तक परिपूर्ण नहीं है जिस तरह से अपराध हो रहे हैं। तो साइबर स्टॉकिंग को लेकर हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कोई धारा नहीं है, लेकिन हमको इस कमी को पूरी करने का जो कमी पूरी होती है वो होती है हमारी भारतीय दंड संहिता से, आईपीसी से। आईपीसी की धारा 2 धारा हैं, आप नोट कर लीजिए, 354D और 509, ये 2 धाराएं हैं। इनके तहत आप पर केस पंजीकृत हो सकता है अगर आप किसी को ऑनलाइन इस तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग के तहत आएगा। दूसरा, हमारे पास एक आईपीसी की एक धारा कहती है कि किसी तरह के, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आप भी शिक्षकगण हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी जितने भी युवा पीढ़ी से इंटरेक्ट करता हूँ या हमारा जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, भावनाओं का, एक चीज़ कहलाती है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जितने भी साइबर अपराधी हैं ये उसका यूज़ करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं किसी को मानसिक रूप से अपरिपक्वता का फ़ायदा उठाना। इसके लिए जो पद्धति अपनाते हैं इसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, या जिसको हम बोलना चाहिए सामाजिक इंजीनियरिंग, जिसके तहत किसी व्यक्ति विशेष को मित्र बनाकर उससे पहले इधर उधर की बात करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ कलेक्ट करना। जैसे किसी से मित्रता होने पर उससे पूछना कि अच्छा, आपके घर में तो आपको बहुत परेशान होते होंगे, आपके तो बड़े मित्र होंगे, आपके भाई बहन आपके बहुत सपोर्टिव करते होंगे। फिर वो बच्चा बोलेगा या वो बच्ची बोलेगी, नहीं नहीं, मेरा तो कोई भाई नहीं, मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे वहाँ तो ना मेरा कोई छोटा भाई बहन है ना जो बड़ी भाई बहन है। फिर उनसे पूछा जाएगा कि अच्छा, आपके माता पिता तो आपको खूब घुमाने फिराने ले जाते होंगे। फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं, हमारे माता पिता तो दोनों वर्किंग में हैं, वो पापा भी सुबह ऑफिस चले जाते हैं, हमारी माता जी हैं वो भी कहीं पर टीचिंग करती हैं, कहीं पर पढ़ाती हैं। इस तरह की बातों को इस बच्चे को या उस बच्ची का, उसकी मानसिक स्थिति उतनी परिपूर्ण या परिपक्व नहीं है, तो इस तरह से ये साइबर अपराधी उनसे जानकारियां। अच्छा, फिर ये जो दुनिया है, ये जो वर्चुअल दुनिया है, जिसको हम आभासी दुनिया बोलते हैं, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए पहचानने के लिए सिर्फ एक उसकी डीपी और उसका नाम है, जो कि फेक हो सकता है, जो कि गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है। तो अगर कोई एक किसी को छलने के लिए कोई आईडी बनाता हूं, तो उसमें एक कोई 16 या 17-18 वर्ष के लड़के या लड़की का फोटो लगाऊंगा और उसका कोई सा अच्छा सा नाम लिख दूंगा और उसकी डिटेल डाल दूंगा और 2-4 फोटो किसी इधर उधर की किसी प्रोफाइल से उठाकर, उन्हीं व्यक्ति की फेक प्रोफाइल से, ओरिजिनल प्रोफाइल से फोटो उठाकर वहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो अगर मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूं तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इधर एक 42 वर्ष का कोई प्रोफेसर आपको मैसेज भेज रहा है, आपको लगेगा कोई 17-18 वर्ष का, आपकी 16 वर्ष की उम्र का 10वीं-11वीं का बच्चा आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है या बच्ची भेज रही, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उसमें फंसने के। दूसरी बात, चूंकि ये व्यक्ति मानसिक रूप से परिपूर्ण है, तो ये स्टूडेंट को बहुत जल्दी से प्रलोभन में या इंसेंटिव में किसी तरह से बातों में उलझा के उससे जानकारियाँ निकाल सकता है, जो कि बच्चे का जो मानसिक स्थिति है या उसका बौद्धिक स्तर इतना उच्च नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके कि ये क्यों पूछा जा रहा है मुझसे। उसको लगेगा कि ये मेरा फ्रेंड है। अच्छा, इस तरह की जो प्रोफाइलें बनाई जाती हैं,
तो हमको ये बताना होगा कि प्रोफाइल बनाने के पहले टारगेट किया जाता है बच्चे बच्चियों को और देखा जाता है कि इनकी प्रोफाइल में कितनी जानकारी है। तो ये साइबर अपराधी आपके द्वारा दी गई जानकारी से ही आपको ठगते हैं। तो अगर मैंने कोई प्रोफाइल बनाई है, मैं एक लड़का या लड़की हूँ, तो मैंने अपनी स्कूल फ्रेंड से लेकर, अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर, अपने माता पिता का नाम से लेकर, अपनी कॉलोनी गली का नाम से लेकर, मैंने अपना पूरा ब्यौरा उसमें दे रखा कि मैं क्या लिटरेचर पढ़ता हूँ, मेरा उपन्यास कौन सा अच्छा उपन्यास है, अगर मैं अगाथा क्रिस्टी को पढ़ता हूँ या मेरे कोई साहित्यकार को पढ़ता हूँ, या मैं फोटोग्राफी मेरा इंटरेस्ट है, मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट है। ये पूरी आपकी प्रोफाइल को एडिट करते हैं और उसके बाद उससे मिलती जुलती प्रोफाइल बनाते हैं ताकि उस बच्चे या बच्ची के चांसेस ज़्यादा हो इनसे जुड़ने के, क्योंकि उसको लगेगा ये जो व्यक्ति है या ये जो फ्रेंड है मेरी जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, ये भी वैसा ही सोचती जैसा मैं सोचती हूँ, जबकि उसे ये नहीं मालूम है कि ये आपको ठगने या छलने के लिए ही इस तरह की प्रोफाइल बनाई जाती है। तो रूल नंबर 1 साइबर अपराध से बचने का, ये जितनी भी सोशल साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर उतनी ही जानकारियाँ डालिए जितनी की ज़रूरत है। ये जितनी भी कंपनियाँ, ये आपका कहीं से कहीं तक राशन कार्ड बनाने नहीं बैठी। इसका मतलब क्या है? ये आपका आधार नहीं मांग रही। इसका मतलब क्या है? आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आपकी सही जानकारी इसमें डालें। कोई सोशल वेबसाइट नहीं बोलती कि आप आपका जन्मदिन सेम डेट ना डालें। कोई वेबसाइट नहीं बोलती कि आपने माता पिता का गलत नाम ना डालें। कोई वेबसाइट आपको बाध्य नहीं करती कि आपका ओरिजिनल एड्रेस डालें। तो आप ये करें, सोशल वेबसाइट पे जाएं ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जानकारियाँ पूरी ना डालें या अधूरी डालें। जैसे अगर मैं अपने सोशल फेसबुक प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो अगर मेरा जन्मदिन 6 तारीख को पड़ता है तो मैं उसमें 4 तारीख बताऊँगा। अगर मेरा जन्म की जो वर्ष है वो अगर 95 है तो मैं उसमें 96 लिख दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको? अगर मेरा एड्रेस LIG का है तो मैं HIG लिख दूंगा। अगर मेरे माता पिता का नाम कुछ और है तो मैं कुछ और मेंशन, रवि कुमार है तो मैं आनंद कुमार लिख दूंगा। ये सोशल वेबसाइट नहीं पूछने वाली मुझसे कि आपने सही क्यों जानकारी नहीं भरी, क्योंकि ये कोई भी वेबसाइट किसी गवर्नमेंट से अधिकृत नहीं है आपसे सही जानकारी मांगने के लिए। तो ये रूल बनाया जाए कि यहाँ पर जानकारियाँ या तो बिल्कुल कम देना है और जो देना है वो भी सटीक नहीं देना है, ताकि किसी तरह से आपका छल ना हो सके। दूसरा, जितनी भी ये वेबसाइट हैं, सोशल वेबसाइट है, इन पर जाने के पहले ये ध्यान रखें कि ये आभासी दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है। यहाँ पर जो दिखता है वो नहीं होता है। भाई एक रियल वर्ल्ड जो एक सचमुच की दुनिया होती है, उसमें कोई व्यक्ति आपसे मित्रता के लिए आता है या लड़की आती है तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके बारे में किसी से पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में जो व्यक्ति जितना दिखा रहा है सिर्फ उतना ही पता होता है। अगर आप किसी फ्रेंड से भी, अपने मित्र से पूछोगे कि ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, वो भी सिर्फ उतनी ही जानकारी दे पाएगा जितनी कि इस प्रोफाइल से उसको पता चल रही है। और ये प्रोफाइल तो वैसे ही झूठी बनी है, तो सभी के पास उतनी ही जानकारी होगी। फिर हम जो विद्यार्थी हैं उनसे ऐसा बॉन्ड बना के रखें जिसको हम बोल सकते हैं, हम इमोशनल कोशेंट जिसको हम बोलते हैं। देखिए, आज से 4-3 साल पहले या 10 साल पहले तक कोई भी नौकरी या किसी भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए पहले एक चीज़ मानी जाती थी, स्किल्स। फिर स्किल्स के बाद बात हुई कि हमारे पास इंटेलिजेंट कोशेंट कितना है, हमारी बौद्धिक स्तर कितना है। लेकिन आज के समय में जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी व्यवसाय हैं, वहाँ पर सिर्फ यही माना जा रहा है कि आपका भावनात्मक कोशेंट कितना है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। क्योंकि आज सारी चीज़ें भावनाएं से जुड़ी हैं। अब इमोशन में आकर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए जान दे सकता है, लेकिन हो सकता है इमोशन में जुड़ के उसको, किस व्यक्ति को संप्रदाय विशेष का बहाना बनाकर या उसका हवाला देकर या उसकी जाति विशेष का देकर उससे वो चीज़ भी उगलाई जा सकती है जो वो देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आज सबसे पहले कोई भी संस्था देखती है तो देखती है कि भावनात्मक रूप से आप कितने सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो। तो हमारे स्टूडेंट को हम वो बनाएं ताकि वो जानकारी न दें जो देने की कतई ज़रूरत नहीं है।